प्रश्नावली 6.1 में प्रश्न नंबर 8 से कर लिए थे। 9वां क्वेश्चन देखो। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। भाई गोलाकार है, गोले के आकार का है, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है, नहीं वक्र नहीं होता, संपूर्ण होता है गोले का। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। देख लो, ये तो S बराबर होता है और ये V बराबर होता है, ऐसा होता है ना। S पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये V बराबर आयतन होता है। ये सूत्र होते हैं दो गोले के। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न में। प्रश्न में क्या कर रहा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। ये त्रिज्या जो है ना, ये चेंज होती रहती है, परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आर के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन की दर जब आर कितनी हो, 10 हो, ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देख लो, त्रिज्या 10 हो तब त्रिज्या के सापेक्ष बोला, इसलिए मैंने बट्टे में आर लगाया और आयतन में परिवर्तन की दर भी ऊपर लगा दिया। अब किसको लेकर चलना है वो देख लो। तो गुब्बारे का, गोलाकार गुब्बारा है तो लिख देंगे अपन गोलाकार गुब्बारे का आयतन, गोलाकार गुब्बारे का आयतन V बराबर कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों पक्षों का r के सापेक्ष अवकलन कर दो। r के सापेक्ष क्यों? क्योंकि प्रश्न में r के सापेक्ष ही पूछा है। तो dv अपॉन dr बराबर 4/3 पाई बार है और r क्यूब का अवकलन करेंगे तो 3r स्क्वायर, r स्क्वायर का फिर से करेंगे, r स्क्वायर का फिर से करेंगे तो r का फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, dr अपॉन dr मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, हल करेंगे, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। dv अपॉन dr जो आएगा वो जब r कितनी हो, 10 हो, तो रख दो भाई 4 पाई और r की जगह कितना रख दो, 10 का स्क्वायर कितना आएगा, dv अपॉन dr जब r कितनी हो, 10 हो, तो कितना आ गया, ये 100 बन गया। 400 पाई इकाई यूनिट लगाओगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेमी, क्योंकि त्रिज्या है। अतः वाली लाइन में पर्सन के अनुसार लिखेंगे, पर्सन की लैंग्वेज के अनुसार अतः वाली लाइन लिखेंगे। प्रश्न नंबर 9 में पूछा है त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। आता है गुब्बारे के, अतः त्रिज्या के सापेक्ष, अतः गुब्बारे में त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन की दर 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, पर सेमी है। ये इसका आंसर आ गया। अतः गुब्बारे में त्रिज्या के सापेक्ष, गुब्बारे के आएगा ना, गुब्बारे के आयतन में, गुब्बारे में त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, सही है, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेमी, सेंटीमीटर क्यूब क्यों, आयतन है और सेमी त्रिज्या के सापेक्ष हो रहा है। देखो आंसर बेस्ट कर लो, नॉर्मल प्रश्न है, इसमें तो भी नहीं कुछ। 3 से 3 कट गए, r का मान रख दिया 10, 10 का स्क्वायर 400, 100 400 बन गए। चलिए प्रश्न नंबर 10 में देख लो, सूत्र याद होना चाहिए लगभग आपको, आयतन के संबंध सूत्र। प्रश्न नंबर 10 में चलेंगे। 10 अच्छा खासा प्रश्न है, इसको करो एड क्राफ्ट।
10 वाला क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 10 जो है वो प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से। देखिए 10 की एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सारे झुकी है। 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये दीवार के सारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा, सीढ़ी का नीचे का सिरा, जैसे मान लो सीढ़ी को अपन दीवार के लगाए तो दिमाग लगाना सीढ़ी का कौन सा सिरा, एक तो सीढ़ी के पास चला जाता है, एक सीढ़ी के नीचे जमीन में रहता है ना, तो नीचे का सिरा जमीन वाला सिरा दीवार के पास। तो चलिए ये क्या बोल रहा है, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेमी पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। अपन नीचे से पकड़ के खींच लेते हैं ना सीढ़ी को, जमीन के अनुदिश से खींच रहे, जमीन के नीचे। तो इसका मैं थोड़ा डायग्राम बना लूं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो बात करें अपन, ये वाली दीवार है अपनी, ये दीवार है, ये अपनी वो दीवार है, और डेटा कैसे लगा है, ये दीवार है और सीढ़ी ये लग रही है सीढ़ी, ठीक है, समझ रहे हो। ये कौन है, ये अपनी सीढ़ी है, ठीक है, और ये दीवार है। और दीवार तो ना कितनी का पता नहीं अपने को, लेकिन जो ये सीढ़ी है ये दीवार के इतनी ऊंचाई तक लगी हुई है, ठीक है। और सीढ़ी का नीचे वाला सिरा जो जमीन को यहाँ स्पर्श कर रहा है, ये प्रश्न में बोला है इसने, क्या बोला है आगे सुनो। 5 मीटर लंबी सीढ़ी, 5 मीटर है, ये कितना मीटर है, 5 मीटर है, ये लो 5 मीटर। आगे चलेंगे अपन, सीढ़ी का नीचे का सिरा, देखो देखिए नीचे का सिरा कौन है, नाम दे दो सीढ़ी को ए बी, नाम कैसे भी अपने हिसाब से कैसे भी नाम दे सकते हो आप। मैं सीढ़ी को ए बी मान रहा हूँ और ए बी बोल रहा हूँ, तो फिर सीढ़ी का नीचे का सिरा बताओ कौन सा हुआ, सीढ़ी का नीचे का सिरा सी कहाँ हुआ, सीढ़ी का नीचे का सिरा ए है ना, दीवार का थोड़ी ना बोल रहा, सीढ़ी का बोल रहा प्रश्न। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश से दीवार से, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 मीटर 2 सेमी पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। इस सीढ़ी को यहां से पकड़ के अपन खींच रहे हैं, 1 सेकंड में 2 सेमी खींच रहे हैं, ऐसे बोला था सर, ऐसे है ना। 1 सेमी कितने सेकंड में खींच रहे हैं, कितने टाइम में, 1 सेकंड में, इसने बोला है। तो कहने का मतलब ये अपना, अब ये दूरी देख लो, ये वाली दूरी है, पता नहीं कितनी क्या दूरी है, लेकिन ये आने 5 मीटर, सीढ़ी की जो लंबाई है वो 5 मीटर है। आगे देखो क्या बोल रहा है इसमें, ये अगर ये जितनी भी लंबाई है ना, ये जितनी भी लंबाई है, जितनी भी, अपने को नहीं पता कितनी लंबाई है, पता नहीं इसका कितनी लंबाई है, लेकिन यहां से कोई व्यक्ति पकड़ता है इसको और बारीक बारीक धीरे धीरे नीचे की तरफ खींचता है। तो दिमाग लगाने की कोशिश करना थोड़ा, आप में कॉमन सेंस है तो ये वाली लंबाई जो है, ये ऊंचाई जो है वो घटेगी, ये घटेगी, ये नीचे आएगी, दिमाग लगाने की कोशिश करना, ये नीचे जाएगी और ये इधर से इधर खिसकेगी, समझ रहे हो क्या। चलो मैं मान लो इसको, मान लो मैं एक्स मान लेता हूँ, मान लो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, तो दिमाग लगाने की कोशिश करना, ये जो एक्स है, ये जो एक्स है, ये 1 सेकंड के अंदर है 2 सेमी पर सेकंड, ऐसे बोला है इसने, 2 सेमी पर सेकंड की दर से इसको क्या कर रहा है, वो खींच रहा है। मतलब 1 सेकंड में कितनी खींचता है, 2 सेमी। तो कहने का मतलब dx बाई dt, समझ रहे हो, dx बाई dt का मान कितना आ गया, 2 सेमी पर सेकंड हो गया। वही तो अक्स किसको माना है मैंने, मान लो ये अक्स है, वैसे तो दिमाग लगाने की कोशिश करना, dAc बटा dt है, dt क्यों लगाए बटे में, टाइम के अनुसार, टाइम के सापेक्ष हो रहा है, और ऊपर dx क्यों माना भाई, अक्स मान लिया इसको, ये पूरी अक्स है, तो अक्स में परिवर्तन की दर कितनी है, 2 सेमी पर सेकंड, ये प्रश्न में बोल रहा है। और इसमें कमी आएगी, इसको मान लो h मान लो, ऊंचाई को h मान लो, तो h dh बाई dt, dh बाई dt, आपको ये पता है ये घटेगी, आपको ये पता है ये घटेगी, तो फिर माइनस आएगा। चलो प्रश्न में देखो आगे क्या बोला है,
आगे प्रश्न में देखो कि दर से खींचा जाता है, ठीक है भाई, खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, साफ नजर आ रहा है, ये पूछा है इसमें। दीवार से उसकी ऊंचाई किस दर से घट, यदि ये बढ़ रहा है, ये तो बढ़ रहा है, तो ये कैसे घट रही है, फिर माइनस का आएगा, लेकिन कितना है वो पूछा अगले ने, ये क्वेश्चन हमारा किया है अगले ने, ये क्वेश्चन हमारा किया, लेकिन आएगा माइनस में, घट रही है, फिर घट रही है, या तो आप घट रही शब्द यूज करोगे तो माइनस नहीं लगाना है, परिवर्तन बोल देना, ठीक है। तो जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर है, ये नीचे का सिरा दीवार से कितना है, 4 मीटर है। कई बच्चे ऐसे सोच लेते हैं सर ये 4 मीटर फिक्स दे दिया, इसका ऊपर तो 0 हो जाएगा, फिक्स हो गए, 4 मीटर फिक्स हो गए, लेकिन किसी क्षण किसी एक टाइम की बात है, 4 मीटर फिक्स टाइम पे 4 मीटर है, बल्कि धीरे धीरे तो क्या हो रहा है, वो चेंज होती जाएगी, 4 मीटर से क्या होती जाएगी, 4 मीटर से बढ़ेगी फिर घटेगी। 4 मीटर है फिलहाल, मान लो फिक्स 4 मीटर है, तो अपन उधर खींचेंगे तो फिर 4 मीटर से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बारीक बारीक थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, और इधर से क्या होगा, घटेगा, ठीक है। इस तो चलिए अपन वापस देख लो, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सारे झुकी है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, दीवार के सारे झुकी हुई है, ठीक है भाई। सीढ़ी के नीचे का सिरा मतलब ए, सीढ़ी के नीचे का सिरा मतलब ए जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेमी पर सेकंड की दर से खींचा जाता है, इसको खींच रहा है। दीवार पर उसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, ये ज्ञात करना है किस दर से घट रही है। और जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। चलो इनका माना मानी कर लो, हाँ, और क्या होता है, ये करना है, मानना पड़ेगा ना सबको। माना कि यहां सीढ़ी की लंबाई, माना कि यहाँ सीढ़ी की लंबाई जो है वो कोष्टक में क्या ले रहे हो, ए बी बराबर कितनी है भाई, 5 मीटर है। कितने मीटर है ये, 5 मीटर है। तथा एसी जो है ना, एसी, या इसको बोल नाम से बोल दो, नाम क्या है इसका, एसी का नाम क्या है, जमीन दीवार से सीढ़ी के नीचे की सिरे के बीच की दूरी, है ना, ये बोल दो क्या, जमीन दीवार से सीढ़ी के नीचे की सिरे के बीच की दूरी, ऐसे बोलोगे। तो सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से, है ना, दीवार से सीढ़ी के नीचे के सिरे के बीच की दूरी, या ऐसे बोल दूं, AC बोल दूं क्या, AC बराबर कितनी है, AC मान लो x है, तथा BC कितनी है, BC, हाँ 4 लगाएंगे, BC मान लो h है, ठीक है। और ये इसके बराबर में 4 मीटर भी दे रखा है, मीटर है सेमी है, 4 सेमी मीटर है, देख लो भाई साहब। ठीक है, ये मानना है, अक्सर एच मानना पड़ेगा आपको। ये तथा इसको तो रहने दो, या माना कि लगा दो, तथा मानाकी से लिंक है, यहाँ दिमाग लगाओ, तो मानाकी से जुड़ा हुआ है सारा प्रोसेस, माना हुआ है सब कुछ, समझ रहे हो आप, ध्यान। चलो आगे चलेंगे अपन। आगे सबसे पहले तो ये BC निकालो, समकोण त्रिभुज लगा के, पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका काम करो। क्या निकालोगे, सबसे पहले BC निकालो, बोलो BC निकालोगे तो समकोण त्रिभुज कौन सा बन गया है यहाँ, समकोण त्रिभुज BCA में पाइथागोरस प्रमेय से बोलो h² कितना आ जाएगा, जब x² प्लस में 5 का स्क्वायर कर दो, समझ गए होंगे। आप ये भी लिख सकते हो कि BC² बराबर है जैसे कुछ ऐसे वगैरह वगैरह। x कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, जो कि h कितना आएगा बताओ, देखिए
16 25 है, अरे माइनस होगा क्या, क्या कर रहा हूँ, 5 स्क्वायर माइनस है अक्स स्क्वायर लगाओ ना, 25 माइनस में 4 का स्क्वायर, 25 माइनस में 16 जो कि कितना आएगा 9, एच बराबर कितना आएगा प्लस माइनस 3 जो कि एच कितना आएगा 3 मीटर। देखो ये मैंने काम कर दिया, इसका देख लो आप यार, प्लस में आएगा दूरी का भी ऋणात्मक नहीं कर सकते। चलो इसके आगे अपन क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार की बात नहीं लिखी मैंने, एक कहाँ लिखूंगा बताओ, है ना यहाँ लिख देते हो, क्या करें प्रश्न अनुसार की एक बात लिखना है, दे रखी है ना, क्या लिखना है बताओ, dx बाई, ये dx बाई dt मानना का बाद में लिखना है, कभी स्टार्टिंग में dx बाई dt लिख दो, माना तो है ही नहीं अक्स, उसके पहले कहां से आएगा dx बाई dt, dx बाई dt कितना है, dx बाई dt जो दे रखा है वो कितना दिया है, dx बाई dt जो अगले ने दिया है वो दिया है 2 सेमी पर सेकंड, ठीक है, किसमें आएगा प्लस में आएगा, खींचा जाता है। चलो भाई अब एक इसको आप है ना, इसको आपको इसका मान रखना पड़ेगा, कहाँ रखना पड़ेगा, देखो ये सारा सेमी में, या तो सेमी सेमी में कन्वर्ट करोगे फिर मीटर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वह कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, एक बार यहाँ पर आओ, समकोण त्रिभुज पुनः पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा है, ना बोले तो एसीबी, एसीबी बोल दो चाहे बीसीए बोल दो, सी बीच में लाना है, पता होगा आपको कक्षा 10 का ही, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगाओ, देखिए पाइथागोरस प्रमेय कौन सी लगाओगे, रिटर्न लगा रहा हूँ, हाँ रिटर्न काम करना पड़ेगा, एच का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, बोलो जी फटाफट, अवकलन कर दो दोनों पक्षों का, किसके सापेक्ष करोगे बताओ, कौन, अच्छा ये मेरे साथ रोज ना होता है, ऐसे कर दो ना, 5 का स्क्वायर बराबर कर दो, 5 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अब से ये अक्स का स्क्वायर, अक्स का स्क्वायर करो, 4 को बाद में पता लग रहा है, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, ध्यान देना बोर्ड पे, ये जो ध्यान ये अपने आप ये निकाले, ये यहाँ 3 मत रख देना, क्योंकि 3 रख दोगे तो अक्स बचेगा नहीं, फिर dx बाई dt का मान कहाँ रखेंगे, दिमाग लगाने कुछ, यदि आप 3 रख दोगे तो अचर का अवकलन 0 होता है, हो गया काम पूरा, अक्स गया, अक्स गया तो फिर ये मान कहाँ रखोगे, फिर समझ रहे हो ध्यान ऐसे, तो दोनों पक्षों का अवकलन करो, किसके सापेक्ष से आप जानते हो, बोलो किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे जी, तो ये कितना बन गया 0 और ये कितना बन गया 2h डॉट dh बटा dt, मान क्या फाइंड करना है, ये लिखा नहीं मैंने, है ना, यहाँ लिख दूं ज्ञात करना है, बताओ क्या ज्ञात करना है, ये आपको प्रश्न में पता होगा वैसे ही, ज्ञात करना क्या है, इसमें परिवर्तन किधर, dh बाई dt बराबर में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये ज्ञात करना है अपने को, साइड में अगल बगल में, या न लिखो तो वैसे दिमाग में रख लेना। हाँ भाई आज अब इसका बताओ, 2x से और dx बाई dt, चलो मान रखो फटाफट, 0 तो सही है, 2h का मान बताओ कितना है, h का मान 3 है, 3 ही है ना h का मान, और वो h का मान इधर है, अब सेमी में वो दिमाग लगाओ, ध्यान रखो, सेमी में लिखना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग लगाना है, इसका मान अपने पास सेमी में है, उसको चेंज कर लो, या तो उसको चेंज कर लो या फिर इनको चेंज करो, आप इसको आप या तो 300 इसको 300 बनाओ, बोलो आंसर सेमी में आ रहा है, आंसर सेमी में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सेमी में दे रखा, फिर आंसर भी सेमी में आएगा, इसको चेंज करोगे तो फिर रिटर्न आपको उसमें चेंज करना पड़ेगा, 300 कर देता हूँ ना, एच की जगह कितना आ गया 300, और dh बाई dt का मान अपने को फाइंड करना है, दिमाग लगाना, एक बार देख लेना, और प्लस में क्या है 2 गुणा x का मान बताओ, x का मान कितना है 4 मीटर, जिसको मैं क्या लिखूंगा 400, और dx बाई dt का मान कितना लिखूं 2, है ना, चूंकि 4 मीटर के बराबर 400 सेमी होता है, और 3 मीटर के बराबर 300 सेमी होता है। चलो 2 मिनट बोर्ड पे देख लो आंसर।
ध्यान दे आ जाइए। हाँ भाई चलिए आगे देखो, इसका कैलकुलेट करेंगे अपन। मान किसका निकालना है, किसका मान निकालना है, ds बाई dt का है, इसका निकाला आ जाएगा। बताओ कितना आएगा, 0 बराबर है, इधर ले आओ क्या, 0 बराबर है, 0 बराबर कैलकुलेट कर लो, 0 बराबर कितना हो गया ये 600 dh बाई dt, और प्लस में क्या बचा, क्या आया, प्लस में आ जाएगा, कितना आएगा 800, 1600 हो गए क्या, 1600 हो गया भाई, 1600 हो गया। इधर ले आओ, इस तरफ ले आओ, माइनस में 1600 बराबर में 600 dh बाई dt। चलो हल कर दो, माइनस में 1600 बटा में 600 बराबर में dh बाई dt, तो 20 से 20 कट गई, कितना आएगा 8 और 3, माइनस का 8 बटा 3 dh बाई dt का। माइनस क्यों आया है, साथ में माइनस आया है, घट रही है ना? वो अतः वाली लाइन परिवर्तन, आंसर देख लो, सही हो गया, सही सेमी में आएगा, सेमी पर अतः वाली लाइन लिखो, अतः वाली लाइन पर्सन में देख के, पर्सन में जिस रूप में वैसे देखा हूं। अतः वाली लाइन में पूछा है दीवार से इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, इसकी मतलब इसके शब्द किसके लिए, सीडी के लिए। अतः दीवार से सीडी की ऊंचाई, अतः दीवार से सीडी की ऊंचाई -8 बटा 3, माइनस मत लगाना, सॉरी, 8 बटा 3 सेमी पर सेकंड की दर से घट रही है। बहुत अच्छी बात है भाई, प्रश्न बहुत अच्छा है, हाँ प्रश्न बहुत अच्छा है। अतः दीवार से सीढ़ी की ऊंचाई 8 बटा 3 सेमी पर सेकंड की दर से घट रही है। आप घट रही है लिख के माइनस मत लगा देना, यहाँ गलत हो जाएगा, पूरा ध्यान रखना। यदि ऐसा लिख दो कभी, अतः दीवार से सीढ़ी की ऊंचाई -8 बटा 3 सेमी पर सेकंड की दर से घट रही है, यहाँ माइनस मत लगा देना, लगा देंगे तो फिर यहाँ वैसे कर देना, परिवर्तन की दर है ये भाई। यदि घट रही है और माइनस भी लगा दिए तो फिर आपको गलत हो जाएगा, पहले से नंबर घटेगा, फिर उस चीज का आपको नॉलेज नहीं है इसका मतलब ये हो। आप देख लो आराम से, शांति से करे, मैंने मान लिया, तरीके से काम किया। आप ये एक बात और सुने ना, कभी यहाँ मत रख देना h का मान, x का h का मान, सारों का मान रख दो गुरुजी तो कट गया सारा, 0 आ गया। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, या x का मान h का मान भी अपने पास है, अभी वो लिख दो, बताओ, या फिर पहले अवकलन कर दो, समीकरण लगा के वही छोड़ो। यदि ऐसे बताओ, जब मैं ये ना निकालूं, जब मेरे को इसका पता ही नहीं है, ये ना निकालूं, मैं स्टार्टिंग में मान लो ये निकालना मैं भूल जाऊं, तो आप कहां से लगा के उसको समीकरण नंबर देखकर छोड़ोगे, बताओ, दिमाग लगाना। इसके बाद में आगे बढ़ ही नहीं सकते आप, यही समीकरण लगाना पड़ेगा आपको, समीकरण नंबर 1 लगा दो और फिर इसको निकालो, फिर एक कर लो। लेकिन ध्यान रखना 400 300 लिखना आपको, क्यों भाई, क्योंकि अपने को ये किस में रखे है, वो कहा गया, वो ये रहा, ये किस में है, दो जो अपने को dx बाई dt का मान ये किस में है, सेमी पर सेकंड में, सेमी में है, और ये दोनों मीटर में है सारे, है ना, तो आंसर भी सेमी में आएगा। तो सेमी में आंसर लाने के लिए इनको 300 400 बना के लिखना है। चलेंगे प्रश्न नंबर 11 में, अच्छा प्रश्न है ये, इसको मेन प्रश्न नाम दे दो, वीवीएम दे दो, जो भी दे दो, मेन प्रश्न, मुख्य प्रश्न, अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अच्छा प्रश्न भी है ये, परीक्षा की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है ये। चलेंगे आगे अपन, बात है प्रश्न नंबर 11 है। 11 को प्रश्न को आप देखो एक बार क्या बोल रहा है, एक कण है वो वक्र के अनुदिश गति कर रहा है। जैसे मान लो ये कोई वक्र है, मान लो ये वक्र है, ये वक्र है, वक्र का मतलब जानते हो क्या, वक्र का मतलब होता है ग्राफ, किसी का ग्राफ होता है। जैसे मान लो आप एक ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ आप जानते हो किसका बनता है, ये वाला ग्राफ किसका बनता है, साइन कोस वगैरह का ग्राफ बनता है। कोई कण है वो इसके अनुदिश गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है कोई कण ऐसे, और उसका समीकरण जो दे रखा है, उसका फलन जो दे रखा है वो इसमें दे रखा है। अगले ने क्या दिया है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कण की गति का जो दे रखा है इसने, वो क्या दिया इसने, कण वक्र के अनुदिश गति करता है। प्रश्नानुसार वक्र अगले दिया ना, वक्र दिया है, वक्र का समीकरण क्या दिया है इसने, 6y बराबर
वक्र जो दिया है वो क्या दिया है, 6y बराबर में कितना दे रखा है, x क्यूब प्लस में 2, ये वक्र दे रखा है। ये वक्र का समीकरण है, ये वक्र है अपना, वक्र का ये फलन टाइप का होगा, 6y प्लस में 6y बराबर में x क्यूब प्लस में 2 के अनुदिश गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो, वक्र पर बिंदु, ऐसे बिंदु फाइंड करो, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि अक्ष निर्देशांक की तुलना में, अक्ष निर्देशांक की तुलना में, तुलना का मतलब होता है सापेक्ष, तुलना का मतलब सापेक्ष ही होता है, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। अक्ष निर्देशांक की तुलना में या अक्ष निर्देशांक के सापेक्ष y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। क्या बोला, मतलब बात क्या हुआ है, अक्ष निर्देशांक की तुलना में मतलब अक्ष निर्देशांक के सापेक्ष, अक्ष निर्देशांक के सापेक्ष, ध्यान देना, अक्ष निर्देशांक के सापेक्ष, अक्ष निर्देशांक के सापेक्ष कौन भाई, y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। मतलब बदल रहा का मतलब क्या हुआ, परिवर्तन की दर किस में हो रहा है, y में, कितना हो रहा है 8, किसके सापेक्ष है, अक्ष के सापेक्ष, जिसके होता है वो कहाँ आता है, बट्टे में, और किस में हो रहा है, y में, कितना हो रहा है 8। और तो मैं क्या बताऊं, समझ लो आराम से, ये बात मेरी बात, यदि ये नहीं समझ आया तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी। देखो dy अपॉन dx बराबर 8, हाँ, अक्ष निर्देशांक की तुलना में या अक्ष निर्देशांक के सापेक्ष y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। ठीक है, इसको कई लोग ऐसे भी बताते हैं, इस चीज को ऐसे, देखो इस चीज को नहीं यहाँ तक अक्ष निर्देशांक की तुलना, इस चीज को ऐसे भी लिखते हैं कई लोग, dx by dt, इसको ऐसे लिखते हैं, और इसको है ना, इसको dy by dt, है ना, सुनना। और फिर कौन बदल रहा है, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक कितना बदल रहा है। अब बताओ 8 किधर लगाऊं मैं, दिमाग लगाओ, 8 किधर लगाऊं मैं, बताओ, देखिए 8 किस तरफ लगाऊं, दिमाग लगाने की कोशिश करना, 8 में किधर लगाऊं, अक्ष निर्देशांक की तुलना में, अक्ष निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना बदल रहा है। कौन बदल रहा है, y बदल रहा है, अक्ष तो नहीं बदल रहा ना, तो किसके लगाओगे 8 लगाओगे गुना में, यहां समझ रहे हो क्या, ताकि दोनों आपस में कैसे हो जाए, बराबर हो जाए। अब यदि मैं इसको यहां से उठाकर इधर लाऊं तो मेरे पास यहाँ dy by dx बचेगा, दिमाग लगा लो, dt से dt कट जाएगा, दिमाग लगाने की कोशिश करना। यदि इसको पूरे को उठा के इधर लाऊं तो गुना में क्या लगेगा पता है आपको, dt by dx, तो dx से dt से dt कट जाएगा, ये आएगा ऑलमोस्ट। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा दिमाग में नहीं आता, ये आराम से दिमाग में आ जाता है। अक्ष निर्देशांक की तुलना, तुलना का मतलब होगा है सापेक्ष, y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो मैं प्रश्नानुसार लिखूंगा, मैं एक बात यहाँ से लिख देता हूँ, इस बात को क्या लिख देता हूँ, यहाँ प्रश्नानुसार यहाँ पे भी है ना, तथा यहाँ लिख देता हूँ साइड में, तथा याद दे रखा है dy अपॉन dx बराबर में कितना दे रखा है 8, और इसका यूनिट नहीं है, इकाई नहीं है, ना नहीं है ना, यूनिट इकाई नहीं है तो कोई बात नहीं लगाई, कहां से लगाई अपन, कहां से लगाई, दिया ही नहीं क्वेश्चन में। याद करना है, क्या करना है वो सब पता है मेरे को, टेंशन मत करो, आप ध्यान दो, बिंदु निकालने हैं, वो बिंदु निकालने हैं जिस पर ऐसा हिसाब किताब बन रहा है। वो बिंदु कहाँ आएंगे, ये बिंदु उस वक्र पे ऐसा, ये अक्ष है, ये वाई आएगा ना ये, और यहाँ पे वक्र कौन सा है, वक्र का समीकरण बताओ। अरे वक्र का मतलब ये हो गया, दिमाग लगाओ, छोटी क्लासों में आपने ग्राफ बनाए थे, कक्षा 10 में ग्राफ बनाए तो ऐसे समीकरण चलते थे ना, ऐसे समीकरण नहीं चलते थे, वो दिमाग लगाओ, 2 चर वाले रेखीय समीकरण चलते थे, वो याद करो कुछ, 2 चर वाले रेखीय समीकरण चलते थे, 3x + 4y = 2, उससे चलते थे, क्यूब वाले स्क्वायर वाले नहीं चलते थे। और याद करो, आपको ऐसा बताया हुआ है, जैसे मान लो द्विघात, ये कौन सा समीकरण बताऊं,
ये कौन सा समीकरण है? द्विघाती समीकरण। और द्विघाती समीकरण का जो वक्र बनता है वो कैसा बनता है? वलयाकार वक्र बनता है। वो रेखा थोड़ी बनती है, वलयाकार बनता है। ऐसे वलय के आकार का बनता है, जैसे ये बन रहा है, क्यूब का हुआ, स्क्वायर का हुआ, इनका वलयाकार ग्राफ बनता है। और इस जैसे मान लो कोई बोलेंगे अपन ग्राफ बना देते हैं, कक्षा 10 में इसे ग्राफ बनाए थे। इस रेखा का समीकरण बताओ क्या है? मान लो सपोज अक्ष ऐसे आता था ना, 3 अक्ष प्लस में 2 वाई बराबर लिख देते थे ऐसे 5। इस रेखा का समीकरण ये है। इसी तरीके से इस ये वलय का जो ग्राफ है इसका ये है। और यहाँ पर अपने को ऐसा अक्ष वाई ज्ञात करना है, ऐसा बिंदु ज्ञात करना है अक्ष वाई का, अक्ष का वाई का ऐसा मान ज्ञात करना है जिस पर उस बिंदु के ऊपर, इस बिंदु के ऊपर अक्ष निर्देशांक की तुलना में वाई निर्देशांक कितना गुना बढ़ रहा हो? 8 गुना। ऐसा बिंदु ज्ञात करना है। अर्थात एक्स और वाई का मान आएगा, निर्देशांक आएगा यहाँ पर एक्स का मान, वाई का मान, हाँ जो आएगा वो डबल अपने यहाँ पे आ जाएगा। वो तो आगे चलेंगे अपन, ठीक है, यहाँ तक आगे अपन चलेंगे। इतनी बातें मैंने बताई है, ये लिखा है इधर, ये लिखा है ना। चलो तो दोनों पक्षों का अक्ष के सापेक्ष क्या कर दो? अवकलन करो। और कुछ दे रखा है प्रश्न में? कुछ भी नहीं दे रखा है ना, और तो कुछ भी नहीं दे रखा। आगे चलो, प्रश्न नंबर 11 है, दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष करोगे? अवकलन किसके सापेक्ष करोगे? आ जाओ, 6 dy अपॉन dx, ठीक है, बराबर में बोलो इसका अवकलन करो। अक्ष के सापेक्ष अवकलन बताओ। 3 अक्ष स्क्वायर और अक्ष का रिटर्न करूंगा तो 1 और 2 का बताओ कितना आ जाएगा? 0। बोलो 6 का 6। यहां कितना रख दूं भाई? अरे यहां कितना रख दूं? 8 रख दूं। यहां गुणा में रख दूं 8 बराबर में 3 अक्ष स्क्वायर चल रहा है, बताओ कितना आएगा? इसको इससे काट दो, कितना आया? 2। 8 बराबर में अक्ष स्क्वायर, 8 कैसे 16 हो गया ना, 16 प्लस माइनस 4 बराबर में अक्ष। ये अक्ष का मान वक्र में रख दो, जो अपने को वक्र दे रखा है वहां से वाई का मान आ जाएगा, बिंदु मिल जाएगा। बस ये काम करना था ना उसमें। तो ये अक्ष का मान वक्र में रख दो, वक्र दे रखा है ना अपने को, वक्र, इसको वक्र बोल रहा हूं मैं, ये वक्र का समीकरण तो वक्र बोलेंगे इसको, ठीक है। हाँ, अक्ष का मान आ गया। अब एक बार अक्ष का मान प्लस 4 ले लो और एक बार माइनस 4 ले लो, 2 बिंदु आ जाएंगे अपने। हाँ, तो वक्र में रख दो ये अक्ष का मान, फटाफट ले लो। जब अक्ष बराबर 4 हो तो, और जब अक्ष बराबर -4 हो तो, -4 हो तो बोलो भाई वक्र, वक्र कौन सा है? वक्र है 6y बराबर x³ प्लस 2, ठीक है। वक्र कौन सा है? वक्र का समीकरण जो वक्र है वो 6y बराबर x³ प्लस में 2। रखो मान 6y सही से, x³ 4 का क्यूब प्लस में 2, कितना आया? 6y सही है, ये कितना हो गया? 4 का क्यूब, 4 के क्यूब हो गया 64, 64 प्लस में 2, तो 6y बराबर कितना आ गया? 66, जो कि y कितना आ गया? 11। बिंदु क्या बना? बिंदु बना 4,11, 4,11। चलो उस तरह बात करें, उधर वालों की बात करेंगे अपन। 6y सही है, -4 का होल क्यूब प्लस में 2, 6y सही है, -4 का होल क्यूब आता है -64, -64 प्लस में 2, 6y बराबर में आ जाएगा -62, क्या 62 आएगा, बराबर में y बराबर आएगा -62/6, कटेगा फिटेगा, y बराबर कितना आ जाएगा? 2 से कटेगा क्या? 31 और 3 माइनस का 31/3, कुछ अलग गजब लग रहा है मुझे। सही है, बिंदु आ जाएगा -4, -31/3 आता है। उन बिंदुओं के या वो बिंदु याद करो जिन पर अक्ष निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता में बदल रहा है। उन बिंदुओं के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने थे।
उन बिंदुओं के निर्देशांक। अतः अभीष्ट बिंदु कौन कौन से हो गए? 4,11 व -4,-31/3। ये इसका आंसर आ गया। ये माइनस है, ध्यान रखना माइनस। अतः अभीष्ट बिंदु जो आ गया 4,11 व -4,-31/3। चलेंगे आगे प्रश्न नंबर, ऐड करो इसको फटाफट। प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेमी है? तो माना कि गोलाकार बुलबुले की त्रिज्या r तथा आयतन v है ना? त्रिज्या और आयतन मान लिया मैंने। प्रश्नानुसार जो दे रखा है वो क्या दे रखा है अपने को? 1/2 क्या है? 1/2 सेमी पर सेकंड किसी की दर है। किसके सापेक्ष है? टाइम के सापेक्ष है, टी के सापेक्ष। तो बताओ किसमें है, किसकी है? त्रिज्या। तो dr/dt जो अगले ने दे रखा है वो दे रखा है 1/2 सेमी पर सेकंड। ये अगर बढ़ रही है तो प्लस का, ठीक है। आगे सुनो, बुलबुले का आयतन किस दर से, और त्रिज्या भी दे रखी है इसकी। त्रिज्या r कितनी है वो दे रखा है इसने 1 सेमी। और फाइंड क्या करना है, ज्ञात क्या करना है वो यहां लिखोगे। क्या ज्ञात करना है? किसमें? आयतन किस दर से बढ़ रहा है। dv/dt बराबर, और dv/dt जब r कितना हो 1 पे क्वेश्चन मार्क करना है। चलो हम जानते हैं कि आयतन क्या होता है। आयतन v जो होता है वो क्या होता है अपने पास? 4/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। dv/dr r के सापेक्ष या t के सापेक्ष से? t के सापेक्ष करो। क्या लिखोगे? dv/dt बराबर 4/3 पाई r का करो भाई, t के सापेक्ष से। r का करोगे तो 3r² और dr/dt। t के सापेक्ष कैसे पता चला मेरे को? भाई बढ़ रहा है घट रहा है तो फिर t के सापेक्ष किसी से सापेक्ष बोला नहीं प्रश्न में। तो dv/dt 3 से 3 कट जाएगा, 4 पाई r² dr/dt का मान कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। 1/2 आ रहा है। 1/2 आ रहा है। 1/2 यार रख दो, गुणा में 1/2 कट जाएगा, कितना आएगा? 2। अब रख लो किसका मान बाकी है रखना। r बराबर क्या है बताओ? 1 है क्या? 1 रख दो। 2 पाई गुना 1 का स्क्वायर कितना आया ये? dv/dt का जो मान है वो r बराबर कितना होता है? 1। कितना आएगा? 2 पाई आया। सही बात है। 2 पाई सेमी क्यूब पर dt एस सेकंड। आता वाली लाइन लिख दो फटाफट। क्या बोला है आता वाली लाइन में? कहां गया रे आता वाली लाइन? आता वाली लाइन हो बोला इसने, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। आता है बुलबुले का आयतन 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसका आंसर होगा। अतः बुलबुले का आयतन 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। चलेंगे प्रश्न नंबर 13 में, ऐड कर लो फटाफट। 13 वाला क्वेश्चन देखो, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है का परिवर्तनशील व्यास माना कि गोलाकार गुब्बारे का
माना कि गोलाकार गुब्बारे, माना कि गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन v है। माना कि गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन v है। प्रश्नानुसार बताओ भाई, प्रश्नानुसार अगले ने क्या दिया है देख लो। परिवर्तनशील व्यास दे रखा है इसने, है ना, तो अपन लिख देंगे व्यास बराबर, व्यास कितना है 3/2। एक मिनट, त्रिज्या 4 त्रिकोण लेकिन व्यास का त्रिज्या तो निकलेगी ना, तो परिवर्तनशील व्यास, व्यास 3/2 और 2 अक्ष प्लस में 1। ठीक है, अब मीटर वगैरह इकाई नहीं दिया तो अपन तो कहां से लगा ले। आर कितना आएगा बताओ, इसका त्रिज्या कितना आएगा, तब त्रिज्या, तब त्रिज्या आर बताओ भाई कितना आएगा। आर आ जाएगा 3/2 का आधा, तो 3/2 का आधा तो 3/4 होता है। 3/4 2 अक्ष प्लस में 1 तो लगाएंगे, हो गया आर का मान। अब पूछा क्या है इसने, याद करना, इस तरफ लिख दो। याद करना क्या बताओ, याद करना है अक्ष के सापेक्ष आयतन, अक्ष के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, अक्ष के सापेक्ष dv अपॉन dx से, dv अपॉन dx बराबर क्वेश्चन हमारे ज्ञात कर, देख लो। अक्ष के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, अक्ष के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात अपने को करना है। चले, हम जानते हैं कि आयतन क्या होता है भैया, 4/3 पाई आर क्यूब, v 4/3 पाई आर क्यूब, v सही है। आ जाओ, किसके सापेक्ष करें इसका, किसके सापेक्ष करें इसका। देखो प्रश्न नंबर 13 में r का मान रखेंगे पहले, क्यों भाई, अवकलन करने के बाद इसमें जो एक तो होता है ये, एक तो होता है r बराबर, सुनो r बराबर कितना होता है भाई, r बराबर हो 3/4 2 अक्ष प्लस में 1। एक बार दोनों में कंफ्यूज देखो, ऐसा तो इसमें क्या फर्क है, जब आयतन में परिवर्तन की दर अक्ष के सापेक्ष फाइंड करना है, याद करना है, जब r इतना हो। इसमें तो r का मान रखेंगे अवकलन करने के बाद, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें r का मान रखेंगे अवकलन करने के बाद, और इसमें r का मान रखेंगे पहले ही। पीछे वाले प्रश्नों में जबकि, जबकि लिखा हुआ है, देखो तो आप पीछे वाले प्रश्नों में कहा जबकि त्रिज्या बराबर कितनी है 1 सेमी है, तब r का मान कहां रखे थे अपन, अवकलन करने के बाद रखे तो इसमें r का मान रखेंगे अवकलन करने के पहले ही रखेंगे। रख दो r का मान रखो, इसमें बताओ r का मान कितना है, कैसे रखूंगा r का मान, क्यूब आ रहा तो सीधा रख दूं, कितना रखूंगा r का मान, क्यूब आ रहा तो r का मान 27/64 2x प्लस में 1 का होल क्यूब। r का मान रख दिया मैंने r की जगह, ध्यान दे लो। अब करो अक्ष के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन, कितना आएगा बोलो, dv अपॉन dx बराबर, बोलो काट दो इसको, हल करो पहले, तो पहले हल कर लो बाद में करो। v बराबर ये कितना आएगा 9, ये कितना आएगा 16, कितना आया 9 पाई/16 और 2 अक्ष प्लस में 1 का होल क्यूब। अब करो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लो, तो जो आएगा 9 पाई/16 और इसका x के सापेक्ष करोगे तो 3 बार है 2 अक्ष प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 2 अक्ष प्लस 1 का वापस x के सापेक्ष करोगे तो कितना आएगा, सिर्फ 2 गुणा 1 प्लस में 0। तो हल करोगे तो dv अपॉन dx, यहां जड़ में वो नहीं लगा सकते r बराबर है, ध्यान रहे, क्योंकि ये पहले रख दिया था अपन, तो बराबर में कितना आएगा, इसको हल करोगे तो ये 2 है, काट दूंगे यहां 2 से, काट दो इसको, क्या दिक्कत है, 9 तिया 27, 27 पाई बट्टा में कितना आएगा 8 और 2x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। इकाई है नहीं, यूनिट है नहीं, तो है नहीं तो फिर कहां से लगाएंगे, कहने दो, आगे आता वाली लाइन लिखेंगे अपन। अतः अक्ष के सापेक्ष
आयतन के परिवर्तन की दर आता है x के सापेक्ष से आयतन के परिवर्तन की दर कितनी आई? 27 पाई बटा 8 2x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। ये लो, ये आंसर आ गया। अतः x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर 27 पाई बटा 8 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। देख लो भाई, ये भी शीट पर्सनल लगभग परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए थोड़ा सा। इसमें क्या है कि कंफ्यूजन में बच्चे ये पड़ जाते हैं, लास्ट में आर का मान रख देते हैं अवकलन करने के बाद, बल्कि अवकलन करने के पहले रखा आ जाएगा आर का मान। ठीक है, चलेंगे आगे वाले क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 14 में ध्यान दो। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से, ध्यान देना, ये पाइप है, इससे रेत गिर रही है, न कि पानी गिर रहा है, रेत गिर रही है इससे, और जो रेत आएगी वो ऐसा इस तरीके इस डिजाइन में गिरेगी। आप ध्यान दो, तो रेत इस डिजाइन में गिरेगी, सुनना ध्यान से, रेत जो है वो इस डिजाइन में गिरेगी, ऐसे गिरेगी रेत। और आप जानते हो कि ये जो आकृति होती है ना, ये वाली आकृति, ये जो आकृति होती है, ये किसकी होती है आकृति? ये शंकु की आकृति होती है, शंकु बनता है ऐसा। और दिमाग लगाने, शंकु की ये जो होती है ना, ये एल होती है, एल। एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, एल किस बोले। और ये जो ये एल होता है, और ये जो होती है यहाँ तक, ये दिमाग लगाना, ये आर होता है त्रिज्या, और ये जो होती है ना, ये यहाँ पे कोण कितना डिग्री होता है ना, बड़ी डिग्री, और ये एच होती है। शंकु में एल एच आर 3 चलते हैं, 3। और दिमाग लगाओ, यदि सूखी मिट्टी गिरेगी तो सूखी मिट्टी गिरेगी तो सूखी मिट्टी ऐसी आकार से गिरेगी, तो ऐसा ही तो आकार लेगी, वो सूखी मिट्टी गिरेगी ऊपर से। ठीक है, तो ये एच है, ये आर है, ये एल है। अब मैं एक बात बताऊं आपको, शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, शंकु का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है पाई आर एल। ठीक है, वक्र का मतलब ये हुआ नीचे वाले भाग को, जैसे मान लो, दिमाग लगाओ, जैसे मैं एक बात बताऊं, ऐसी कोई वस्तु हो जो इस आकार की हो, जिस पे सफेदी करनी हो, और सफेदी अंदर की तरफ नहीं करनी हो, सिर्फ और सिर्फ बार बार करनी हो, तो सफेदी नीचे वाले भाग पे भी नहीं होगा, सिर्फ बार बार होगा गोल हिस्से पे। तो गोल हिस्से पे होगा तो वहां क्षेत्रफल कौन सा यूज करेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कब आ जाएगा? जब वक्र में, जब गोल हिस्से में वर्त का क्षेत्रफल जुड़ जाए। वर्त कौन सा है? आधार। शंकु का आधार वर्ताकार होता है, तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये जुड़ जाएगा तो नया सूत्र क्या बन जाएगा? कॉमन लो, पाई आर एल प्लस आर। ये सूत्र किसका है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जहां सफेदी कहां होती हो? नीचे वाले भाग पे भी होती हो, गोल हिस्से के साथ साथ कहां होती हो? वर्त पे भी हो, तब ये वाला सूत्र यूज करना है। वक्र है तो ये वाला। आयतन और बच गया एक। आयतन का सूत्र होता है बेलन का 1/3 होता है। बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो बेलन का 1/3 भाग, 1/3 भाग का मतलब 3 का भाग देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो होता है बेलन का आयतन होता है। देखो सब है ना, इस तरीके से गिर रहा है। अब ये बताओ, माना कि शंक्वाकार रेत के ढेर जो है कि त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है और आयतन भी है। मैंने एल नहीं लिया, एल का यहाँ कोई मतलब नहीं है। एल तिर्यक ऊंचाई न तो काम में ली जा रही है और न प्रश्न में दे रखा है। तिर्यक ऊंचाई है, 2 ऊंचाई है यहाँ, एक तो ये तो तिर्यक ऊंचाई एल से डिनोट किया जाता है इसको, और ये एच सीधी ऊंचाई, इसको एच हाइट से व्यक्त किया जाता है। ये त्रिज्या आर है। ठीक है, अब प्रश्न में देखो,
प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार चलो थोड़ा सा प्रश्न में पढ़ो। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब, पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। दिमाग लगाओ, ये इकाई किसका होता है, v आयतन का। तो ये आयतन में परिवर्तन की दर है, किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। तो इसको क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अपने को क्या दे रखा है अगले का, dv अपॉन dt दे रखा है, बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से रेत गिर रही है। इसमें एक सेकंड में कितनी रेत गिर जाती है, 12। 2 सेकंड में कितनी गिर जाती है, 24। ऐसे दे रखा है इसने। आगे एक बात हो रहा है, मेन बात आगे, जो बच्चा ध्यान देगा वही समझ पाएगा। मेन बात आगे वाली बात सुनो ध्यान से, आगे वाली बात देखो। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, ऐसा शंकु, ऐसा शंकु, आगे देखो, ऐसा शंकु जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई, ऐसा शंकु जिसकी ऊंचाई, जिसका h प्रश्न में, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, मतलब त्रिज्या का छठवां भाग एच है। तब मैं यहां लिखूंगा एच बराबर में आर बटा 6, यहां से आर आएगा बराबर 6h। ठीक है, आगे चलेंगे अपन। पूछा क्या है, बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। बताओ, रेत गिरेगी, आयतन बढ़ रहा है तो ऊंचाई भी तो बढ़ेगी। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, जरा अपन यहाँ ज्ञात कीजिए, लिखते ऐसा लाइन सा खींच के यहाँ लिख देता हूं। बताओ आयतन की क्या ज्ञात करना है, किसमें परिवर्तन की दर क्या बढ़ रहा है, क्या ज्ञात करना है। प्रश्न में देख लो, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से, ऊंचाई dh अपॉन dt, ये अपने को ज्ञात करना है। कब, जबकि ऊंचाई कितनी हो। अब जबकि आ गया ना तो अवकलन करना का है, बाद में रखेंगे। क्या रखेंगे बता दिया मैंने आपको पहले ही। देखो इसमें कितना है बताओ, h बराबर कितनी है 4, ये बोला ना, ठीक है। बराबर में क्वेश्चन मार्क, अब मेरे को ये हटाना पड़ेगा, ये लगा। एक बात देखो, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई h बराबर 4 है। ये क्वेश्चन हमारा करना है। ये दे रखा है, ये दे रखा है, वो मान्य है, ये डायग्राम है, ये सारे फॉर्मूले हैं उसके। अलग लिख दिया मैंने फॉर्मूले, पहले नहीं पढ़े हुए थे आपकी, वो कोरोना खा गया था फॉर्मूले को आपका, अपन तो खाए नहीं थे भाई, हमारा दोष नहीं है। ये भाई देखो सारा हिसाब किताब, ये 3 फॉर्मूले चलते हैं शंकु में, 3 फॉर्मूले। कभी ये काम में आता है, ये अब आया तो नहीं काम में, ये भी नहीं आया काम में कभी, ये आपके अभी इस चैप्टर में काम में नहीं आया, सिर्फ ये आयतन काम में आया। आयतन आएगा इसमें, शायद पहले तो आयतन काम में नहीं आया था शंकु में, कभी कोई सवाल इसमें आएगा। बताओ किसके लिए, किसको, ये बायोडाटा हो गया प्रश्न, किसको लेके आगे बढ़े वो देखिए। बताओ किसको लेके चले आप, किसको आगे। हम जानते हैं कि आयतन लिख दो सीधा, बोलो आयतन क्या है, v कितना आएगा बोलो, 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसको लेके चलो ना आगे, समझो। अरे मैं ऐसे कर दिया तो dv अपॉन dt करूंगा, फिर dv अपॉन dt का मान यहाँ रख दूंगा, या प्रश्नानुसार वो लेको चलो ना, समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ। इसको लेके बढ़ रहे हो आगे, अरे इसको लेके भी बढ़ सकता हूँ, मैंने तरीका बताया था आपको, याद करो। इसको लेके भी आगे बढ़ सकता हूँ, चलो इसको लेके बढ़ जाओ। क्या आएगा, दोनों दूसरा किसके सापेक्ष करो अवकलन, dv अपॉन dt 1/3। बोलो एक बार मान रखो इसका, अभी रख दूंगा, चलो मान रखो पहले किसका, r का, इसका मान रखो 1/3 पाई, r का मान बताओ कितना है, r का मान है 6h का होल स्क्वायर गुणा में h। तो v बराबर कितना आएगा, 1/3 पाई गुणा
36h का क्यूब, जो कि कट जाएगा तो कितना आएगा ये 12, जो कि v बराबर कितना आएगा अपने पास 12 पाई एच क्यूब। देखो अब आप बोल रहे हो सर एच का मान 4 है, पहले मत रख देना एच का मान 4 ही, अवकलन करने के बाद, जबकि हाँ तब हाँ भाई मान हल करो तो अपन करेंगे तो dv अपॉन क्या dv अपॉन dx या dt या dr है जो भी है, किसके सापेक्ष dt, तो हल करेंगे 12 पाई आएगा 12, h का करो 3h स्क्वायर dh अपॉन dt। बोलो dv अपॉन dt का मान रख दूं, उसको पर्सनानुसार लेकर वैसे भी चला सकता था, अब मान रखूंगा कितना रखूंगा 12 रख दूं, और यहाँ पे 12 पाई है 3h स्क्वायर है और dh बाई dt है, ये 12 रख दिया मैंने यहाँ, वहां से 12 से 12 कट जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा dh बाई dt का जो मान आ जाएगा वो कितना आएगा 1/पाई 3h स्क्वायर, ठीक है बटा में आएगा ना ये। अब मान रख दो, अब रखो वो जो अपने को रखना है, क्या रखना है बताओ, 4 रखना है, तो 4 अपन रखेंगे तो dh बाई dt h बराबर में 4 और 1/पाई गुणा 3 गुणा h का मान 4 का स्क्वायर, 16 की 48, 1/48 पाई आएगा भाई। इसका अगला स्टेप यहां कर देता हूं मैं, dh बाई dt जो आएगा h का मान 4 हो तो 1/48 पाई, बताओ वो लगाओ इकाई लगाओ cm पर सेकंड, cm पर सेकंड, ऐसा है भाई ऐसा, अतवा ले लिख दो। उसकी ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है ऐसे होगा, अतः ले लिख दो, अतः उसकी ऊंचाई, अतः उसकी ऊंचाई, अतः उसकी ऊंचाई 1/48 पाई सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। चलेंगे कि ऐड कर लो इसको। प्रश्न नंबर 15 में क्या बोला है, एक वस्तु की अक्ष इकाइयों के उत्पादन से संबंधित कुल लागत cx बराबर है, यह पड़ता है सीमांत लागत है, सीमांत लागत क्या करना है, जो कि इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर दो, c डैश अक्ष से, बताओ भाई c डैश अक्ष क्या आएगा 0.007 गुणा 3 अक्ष स्क्वायर, अक्ष का रिटर्न करेंगे तो 1 आ जाएगा 0.003 और 2 अक्ष का रिटर्न करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 15 और x का 1 आ जाएगा, रख दो। c डैश कितनी इकाइयों का ज्ञात करना है, सीमांत लागत कितनी इकाइयों की ज्ञात करनी है, प्रश्न में दे रखा है 17 इकाइयों की है ना, 17, तो अक्ष की जगह 17 पुट कर दो, 0.007 3 गुणा 17 का स्क्वायर, 3 गुणा 17 का स्क्वायर माइनस का 0.003 और 2 गुणा 17 और प्लस में 15, और इसका अवकलन 0 हो चुका है, ध्यान है 4000 का अवकलन 0 हो गया। c डैश 17 बराबर में कितना है जरा, ये कितना होगा 0.021 हो गया भाई, ये 721.35, और 17 का वर्ग कितना होता है 289, 0. ये कितना हो गया बताओ 0.006 गुणा 17 और प्लस का 15, कर दो फटाफट। c डैश 17 का जो मान आया 21 से गुणा करो भाई फटाफट बताओ, 289 को 21 से गुणा करेंगे, 289 का 289 और 2 9 18 असल की 1, 8 2 16 17 18 17 16 17 असल की 1 2 4 5, ये आएगा 9 16 और ये 0 6,
ठीक है 9 16 0 6। ऐसे में कई बात गलती हो जाती है बिल्कुल। ये दूसरा मॉडल ठीक है कितना आएगा 6 0 6 9 पॉइंट कितने पे लगाऊं पॉइंट लगाऊंगा अरे क्या कर दिया मैंने पॉइंट लगेगा 3 पे 0 से करता भी तो क्या होता यार 0 लगता अभी से 0 0 लग जाता उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलो पॉइंट लगा दो 3 पे पॉइंट लगेगा 6.069। आगे वाला बताओ 17 से गुणा करो 17 से गुणा 42 सर 102 हो गया क्या 0.17 को 102 होता है तो 102 के 102 आ जाएगा पॉइंट 3 पे लग गया है ना। 7 को 42 हो गया तो सर की 4 समझ 10 हो गया प्लस का 15। चलो करो फटाफट सी डेस 17 कितना है बताओ निकालो बोलो किसको क्या जोड़ोगे इनमें से घटा तो माइनस कर दो बढ़ाई है तो बताओ किसमें 9 में से दोगे 7 9 में से दोगे 7 6 का 6 ये बात है 2 में से दोगे तो 7 हो गया और 6 का 6 हो गया और 10 में से एक गया 9 पॉइंट या 5 प्लस का 15 ठीक है जो कि कितना आएगा सी डेस जो क्या आ जाएगा सी डेस 17 जो आएगा वो आएगा 20.967 अतः वाली लाइन लिखो अतः अभीष्ट सीमांत लागत जो है अतः सीमांत लागत का मतलब सीमा के साथ लागत सीमांत लागत जो आई अपने पास वो कितना आया है वो आया 20.96 7 को उठाओ भाई 7 को उठाओ 7 को हटा के पॉइंट दशमलव का नियम होता है 7 को हटा दो 6 में 1 जोड़ दो रुपए आएगा रुपए लगभग जरूर लगाए ऐसे प्रश्नों में पॉइंट के बाद वाला कुछ गलती होगी तो वो सही माने हो जाएगा। आंसर चेक कर लो फटाफट प्रश्न नंबर चलेंगे 16 में 16 भी लगभग ऐसा ही है जल्दी। प्रश्न नंबर 16 देखो किसी उत्पाद की अक्ष इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय आरक्स बराबर दे दिया सीमांत लागत सीमांत आय ज्ञात करनी है। सीमांत आय जब अक्ष कितना हो 7 हो करो भाई दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करो तो क्या आ जाएगा आर डेस अक्ष बराबर में क्या आएगा 13 का 13 और x स्क्वायर का 2 अक्ष अवकलन 26 का 26 और x का 1 0 15 का 0 तो जो कि r डेस x की जगह कितना रखना है 7 इकाइयों का 13 गुना 2 गुना 7 प्लस 26 के 26 हल करो r डेस 7 जो आएगा वो कितना आएगा ये 14 बन गया या 17 दूनी 34 बन गया 34 को 7 से गुणा कर लो 34 को 7 28 2 21 22 23 13 था क्या 17 कहां से लिए 13 था 13 दूनी 26 हो गए क्या 26 गुना 7 42 हो गया 4 14 4 कितना हो गया 18 182 हो गया क्या 182 प्लस में 26 जो कि जुड़ के आ जाएगा कितना 208 पक्का 208 आएगा भाई रुपए आएगा। आता वाली लाइन लिखो आता है सीमांत आय या प्रश्न में तो आय लिख दो सीमांत आय 208 रुपए लगभग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें तो टोटल आ गया इसमें तो लगभग लगाने की जरूरत नहीं है वैसे आ गया 208। तो चलेंगे प्रश्न नंबर 17 18 इसको ऐड कर लो दोनों सेम डिजाइनरी प्रश्न है बस यहाँ सीमांत लागत लिखा है यहाँ सीमांत आय क्यों भाई प्रश्न में ही पूछा है वैसे। चलिए प्रश्न नंबर आगे प्रश्न नंबर 17 देखो क्या बोल रहा है 17 का प्रश्न में ध्यान दो एक वर्ग की त्रिज्या r 6 सेमी है पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। माना कि वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है प्रश्न अनुसार लिख दो फाइंड करना ज्ञात करना वो लिख दो बता दो r कितना दे रखा है मैंने r जो है हेलो तो प्रश्न में त्रिज्या r बराबर 6 था d अपॉन क्षेत्रफल में
त्रिज्या आर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना था, आर बराबर 6। तो क्या लेके चलोगे, वर्त का क्या भाई, वर्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ए बराबर में पाई आर स्क्वायर, तो किसके, डी ए अपॉन डी आर, पाई 12 2 आर का आर के सापेक्ष से 1, डी ए अपॉन डी आर कितना है 6, पाई गुना 2 गुना 6, तो डी ए अपॉन डी आर कितना है 6, 12 पाई। बताओ 12 पाई किस में आया, इकाई यूनिट बताओ, इसका यूनिट आएगा सेमी स्क्वायर पर सेमी। ठीक है, आता क्या लिखोगे, आता है विकल्प कौन सा सही है, विकल्प 12 पाई 20 सही है, 20 सही है, ये इसका आंसर आ गया। चलो प्रश्न नंबर चलेंगे 18 में, देख लो इसको। प्रश्न नंबर 18 में बोल रहा है उत्पाद के अक्षय इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय आर एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x 15 सीमांत आय पर ज्ञात करना है। आर डेश अक्ष दोनों पक्षों का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करोगे, 3 गुना 2 अक्ष प्लस में 36 अक्ष का मान रख दो, कितने पे ज्ञात करनी है, 15 पे, 15 इकाइयों का, 3 गुना 2 गुना 15 प्लस में 36, तो कितना आया आर डेश अक्ष, आर डेश 15। बताओ 15 दूनी 30 और 30 तिया 90 प्लस में 36, जो कि आ गया कितना, क्या लिख दिया 126 आ गया। अतः विकल्प कौन सा सही है, अतः विकल्प डी सही है बाबू। ये हो गया भाई लाडला, डी सही है। तो प्रश्नावली अपनी 6.1 कंप्लीट हो गया। कल से अपना प्रश्नावली 6.2 का वर्तमान ह्रासमान का बेसिक चलेगा भाई, ठीक है।